7 अरब से जायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ी शख्सियत, पाकिस्तान के अदब के उफ़क़ पर आपका नाम सितारों की तरह चमकता है। जनाब खालिद मसूद ख़ान साहब, शायरी और वो लब जो मुस्कुराहट को तरसते हैं, उनके लिए ये नाम ही काफ़ी है। जनाब खालिद मसूद ख़ान साहब, मीरपुर की धरती पे आप तशरीफ़ लाए। कफ़ालत यतामा प्रोग्राम, खिदमत फाउंडेशन, डॉक्टर रियाज़ अहमद, ज़ैगम साहब, दीगर तमाम लोग भिम्बर से आप होके आ रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो मिशन है इनका, आगोश सेंटर्स, कफ़ालत यतामा, खिदमत फाउंडेशन, इस चीज़ को आप पाकिस्तान और कश्मीर के कंटेक्स्ट में जो हमारा सोशल फैब्रिक है, कैसे देखते हैं? देखें अंसारी साहब, पहली बात तो यह है कि ये बुनियादी तौर पर हुकूमतों के काम होते हैं, और जैसा कि जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अगर फ़रात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मरता है तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। तो ये काम हुकूमत के हैं, हुक्मरानों के हैं। लेकिन जब हुकूमत और हुक्मरान जब वो नाकाम हो जाते हैं तो अब उसके बाद दो तरीके हमारे पास। एक तो ये है कि हम सिर्फ़ उनको बुरा भला कहते रहें, और अपनी जो एक ज़िम्मेदारी है, एक पर्सन की भी एक ज़िम्मेदारी है, एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है, एक आपकी इनफरादी है। तो एक तो तरीका ये है कि हम हुकूमत को बुरा भला कहते रहें और इसी से अपनी जान छुड़वा लें। दूसरा तरीका ये है कि हम स्टेप फॉरवर्ड हों, आगे आएँ, और आगे आकर हम कुछ जो हम कर सकते हैं वो करें। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा, आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ कि एक स्टडी हुई है, वो ये कहती है कि पाकिस्तानी जो हैं ये पूरी दुनिया में अपनी आमदनी का जो एक पोर्शन के हिसाब से, देने के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम एक और है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ ये जो चैरिटी है ये मोस्टली ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में चली जाती है। हम गली में खड़े फ़कीर को दे देते हैं, हम पेशावर फ़कीरों को देते हैं, हम ऐसे लोगों को देते हैं जो मुस्तहिक नहीं हैं। तो ये जो अल-खिदमत है, और इस तरह आपके कश्मीर में एक और बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीड फाउंडेशन है, और इस तरह पाकिस्तान में गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये काम शुरू किए हैं। तालीम में अब ये देखें कि रीड फाउंडेशन ने बहुत एक फ़िनोमिनल एक यहाँ पर काम किया है आपके कश्मीर में। इसी तरह पाकिस्तान के जो रूरल एरिया है, देहाती एरिया है, जहाँ पर सरकारी स्कूल तक नहीं है और वहाँ पर कोई कमर्शियल स्कूल खोलने का तसव्वुर नहीं हो सकता, वहाँ गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट वाले काम कर रहे हैं। और इसी तरह अब ये जो कफ़ालत यतामा और ये आगोश सेंटर और ये जो इनमें ये जो अल-खिदमत वाले आगे आए हैं, गो के पाकिस्तान में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 42 लाख यतीम बच्चे हैं। 42 लाख, 4.2 मिलियन। इसकी एक वजह दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग और पाकिस्तान के जो 75,000 से ज़ायद फ़ौजी और यहाँ के हमारे सिविलियन जो शहीद हुए हैं वो भी बीच में शायद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डेफिनेटली देखें बहुत सारे हैं, मतलब 80,000 जो ज़लज़ले में जो शहीद हुए थे कश्मीर के ज़लज़ले में, वो बच्चे हैं। फिर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है वो है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ जिसे है कि जो जच्चा बच्चा के जो एक प्रॉब्लम है उसमें दौरान ज़चगी जो मदर की डेथ है वो है। और फिर उसके बाद आपके जो रोड एक्सीडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो रोड सिक्योरिटी है हमारे यहाँ वो कोई फॉलो नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर 42 लाख यतीम बच्चे हैं, तो एक बहुत बड़ी तादाद है। अब इसको डेफिनेटली मतलब कोई एक तंजीम तो मैंने नहीं कर सकती, लेकिन जितना कर सकते हैं वो करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। कफ़ालत यतामा प्रोग्राम में डॉक्टर रियाज़ अहमद साहब ने हमें बताया था कि 10,000 बच्चे इनिशियली जो हैं वो एडॉप्ट किए जा रहे हैं, आगोश सेंटर्स बन चुके हैं। खालिद मसूद ख़ान साहब, मुझे ये बताएं कि इतनी ज़्यादा आप हसास तबीयत भी रखते हैं, हसास दिल भी रखते हैं, फिर भी आप ऐसे अल्फाज कैसे एक नगीने की तरह आप इकट्ठे कर लेते हैं कि जिससे अगला बंदा हंसने पे मजबूर हो जाता है? देखें वो मैं अनवर मसूद साहब मुझे याद आ रहे हैं, आज जब यहाँ नहीं हैं, वो गए हुए हैं पाकिस्तान से बाहर,
لیکن وہ انہوں نے بڑی مزیدار بات کی. کسی نے پوچھا کہ یہ جو مزاح ہے یہ کیا ہے, تو انور صاحب نے بڑا مزیدار بات کی. انہوں نے کہا یہ اس میں صرف ایک نقطہ لگا دیں, یہ مزاج ہے, یہ مزاج ہے. تو یہ جو مزاح ہے یہ بنیادی طور پہ مزاج ہوتا ہے. اور اس میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ بعض اوقات آپ ایسی چیزوں میں مزاح کریٹ کرتے ہیں جہاں عام طور پہ مزاح کو تخلیق کرنے کا کوئی منطقی جواز نظر نہیں آتا. مثلا میں آپ کو ایک قطع سنانا چاہوں گا, جناب اقبال کی زمین میں ہے, لیکن جو ہماری موجودہ وہ جو دہشت گردی کی آپ بات کر رہے تھے تو اس میں جو ہماری موجودہ امن و امان کی صورتحال ہے اس حوالے سے وہ ایک 4 مصرے ہیں کہ ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز, ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز, کرتا پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں ایاز. اب آپ دیکھیں, ایک تو انصاری صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ جیکٹ کا پورا مفہوم تبدیل ہو گیا ہے نئے منظرنامے میں, کہ کسی زمانے میں جیکٹ صرف جیکٹ ہوتی تھی, لیکن اب جیکٹ نہیں ہے, اب یہ جیکٹ ایک اور جیکٹ کا کوڈ ورڈ ہو گیا ہے. ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز, کرتا پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں ایاز, دور تک سب نے سنی زور سے ایک ٹھا کی آواز, پھر وہاں بندہ رہا اور نہ کو بندہ نواز. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سر آج کچھ تازہ یہاں پہ اس وقت انگلینڈ میں, یورپ میں, امریکہ میں ہر جگہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, کشمیری بہن بھائی, کوئی سر آج کی تازہ کوئی چیز؟ دیکھیں کشمیری بھی اور غیر کشمیری بھی, جو اردو سمجھتے ہیں, جو پنجابی سمجھتے ہیں, وہ تمام لوگ. تو اس میں ایک نظم ہے, تو انصاری صاحب اس نظم کا عنوان کوئی نہیں, عنوان کوئی نہیں ہے. ایک ہوتی ہے نا بلا عنوان, بلا عنوان نہیں, بلا عنوان ہونا بھی ایک عنوان ہے, تو اس کا عنوان ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو پہلے فلمیں اور ڈرامے کس زمانے میں سامنے وہ پہلے ایک ڈسکلیمر سا آتا ہے نا کہ اس ڈرامے کے سارے کردار فرضی ہیں, اور اگر کوئی مشابہت ہے تو وہ محض اتفاقاً ہوگی. تو اس نظم کے بھی سارے کردار فرضی ہیں, اور اگر کوئی اتفاق ہے تو اگر کوئی مشابہت ہے تو محض اتفاقاً ہوگی. تو ویسے اس میں کریکٹر ہے بھی کوئی نہیں, لیکن پھر بھی احتیاطاً کہا ہے کہ اگر کوئی کریکٹر ہے, کریکٹر بھی کوئی نہیں, اور اگر کوئی کریکٹر کسی کو نظر آئے تو وہ فرضی ہے, اور اس کی کسی سے مشابہت جو ہے وہ محض اتفاق ہوگا. کہ بڑے اوکھے مسئلے کا مشکل سے ہم نے جو ایک حل نکالا, بڑے اوکھے مسئلے کا مشکل سے ہم نے جو ایک حل نکالا, تو اگیوں سے اس حل کے نخرے یہ دیکھو, لگا پوچھنے وہ ہو کہ وہ لال پیلا و نیلا و کالا. بڑے اوکھے مسئلے کا مشکل سے ہم نے جو ایک حل نکالا, تو اگیوں سے اس حل کے نخرے یہ دیکھو, لگا پوچھنے ہو کہ وہ لال پیلا و نیلا و کالا, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. واہ واہ. سر الیکشن ایئر پاکستان میں آ رہا ہے. پاکستان کی آبادی نئے سینسس کے مطابق 20 کروڑ کے قریب ہے, پلس مائنس چلتا ہے ہمارے ملک میں. پاکستانی 20 کروڑ کی آبادی میں سے 1 کروڑ اور 15 لاکھ سے زائد دھکے کھا رہے ہیں دیار غیر میں, اور میں دیکھ کے آیا ہوں بیچارے کس حال میں وہ لوگ رہتے ہیں. 2nd گریڈ 3rd گریڈ سٹیزن کے طور پہ عزت نفس متاثر ہوتی ہے. اگر ملک میں حالات اچھے ہوتے شاید یہ باہر دھکے نہ کھا رہے ہوتے, وطن میں ہی ہوتے. سر آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا الیکشن میں کوئی تبدیلی آپ آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ہماری نئی جنریشن کیا باشعور ہو چکی ہے؟ دیکھیں انصار صاحب, میں بنیادی طور پہ آپٹمسٹک آدمی ہوں, کیونکہ میں جو جسے کہتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی کو اتنا توجہ نہیں دیتا جتنا میں پازیٹیوٹی کو زور دیتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ چیزیں جب بالکل نیچے آ جاتی ہیں تو ایک وہ جو سپرنگ کا ایفیکٹ ہے نا وہ شروع ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں چیزیں جو ہیں وہ خرابی کی آخری حد تک آ چکی ہیں, اور اب انشاءاللہ تعالیٰ مطلب میں اللہ تعالیٰ کے گھر سے بالکل مایوس نہیں ہوں, اب چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی انشاءاللہ. آپ صرف شاعر نہیں ہیں, میں آپ کے آرٹیکلس بھی فالو کرتا ہوں, میں آپ کی ہر چیز جو بھی ملتی ہے مجھے نیٹ پہ, گوگل بادشاہ مجھے دیتا ہے, میں آپ کی ہر چیز کو پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. سر آپ کیا دیکھتے ہیں تحریک انصاف, مسلم لیگ نون, مسلم لیگ کاف, جماعت اسلامی, MQM اور مذہبی تنظیمیں
किस को आता हुआ आप देख रहे हैं सर इलेक्शन के बाद? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे तो इस इलेक्शन में मैं बिल्कुल जो मेरा एक तज्जिया है, मतलब ये गलत हो सकता है, चीज़ें अभी बहुत इसमें जो मराहल अभी दरपेश हैं दरमियान में, लेकिन मुझे ये एक तो नज़र आ रहा है कि ये एक हंग पार्लियामेंट होगी जो 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 आ रही है, और इसमें शायद किसी पार्टी को भी सिंगल मेजॉरिटी नहीं होगी, वो चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो। और उसमें कुछ किरदार अब दरमियान में जो आज़ाद अरकान का है वो भी कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन हुकूमत बहरहाल ये जो बनेगी, जिसकी भी बनेगी, जो भी बनाएगा, ये मखलूत हुकूमत होगी। मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक पार्टी, देखें 342 सीटें हैं तो किसी के पास भी मतलब अक्सरियत नहीं जाती नज़र आ रही। बिल्कुल सही। नाजरीन, आज का ये इंटरव्यू, ये एक टीज़र है, इनको हम दोबारा ज़हमत देंगे जब भी दोबारा इंट्रैक्शन होगा। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जैसा कि खालिद साहब ने बात कही कि ये ऑप्टिमिस्टिक हैं, ये रोशन पहलू देखते हैं और ये समझते हैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। आप भी उम्मीद रखिए, लेकिन साथ कुछ हरकत भी कीजिए। पर्ची के ऊपर ठप्पा लगाते हुए सोचिएगा कि ये ठप्पा आपकी मेरी नस्लों को रोशनी भी दे सकता है और अंधेरों में भी डुबो सकता है। गौर कीजिएगा। आज के प्रोग्राम से जुनेद अंसारी, प्रोग्राम मैनेजर, मोहम्मद अली हयात के साथ इजाज़त चाहता है। फ़ीमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?